हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ जून एंड 1st ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 29th ऑफ जून की बात करें तो 29th ऑफ जून को आता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। कौन सा आता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रसन्ना चंद्र महानलोबिस, जिनको पीसी महानलोबिस भी बोलते हैं, राइट। तो इन्होंने ये जो पीसी महानलोबिस थे, ये स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के फील्ड में इन्होंने अपना काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी भी है पीसी महानलोबिस का, मॉडल है एक पीसी महानलोबिस। तो इसके लिए अब 29th ऑफ जून को आती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, तो इसीलिए 29th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। कब से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया है? 2007 से हमने ये सेलिब्रेट करना शुरू किया है। और इस साल का इसका थीम क्या है? इसका थीम है यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। नेक्स्ट एक और डे आता है 29th ऑफ जून को, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ये इंटरनेशनल डे है, राइट, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। फिर 30th जून की बात करें तो 30th जून को आता है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। ये वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। अब ये वाला जो डे है ये 2014 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, लेकिन जो यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने 2016 में ये अनाउंसमेंट करी थी कि हर साल वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? 1908 के अंदर एक एस्ट्रॉयड इवेंट हुआ था जिसको बोलते हैं टुंगुस्का इवेंट। ये कहाँ पे हुआ था? साइबेरिया के डेजर्ट एरिया में ये हुआ था, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं? क्रास्नोरेस्क क्राई, क्रास्नोरेस्क क्राई, राइट। तो ये इवेंट क्या था? ये एस्ट्रॉयड इवेंट तो ये था 1908 में। जो एस्ट्रॉयड था वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, वहां पे जो साइबेरिया डेजर्ट वाला रीजन है, जिसको तुंगुस्का इवेंट वहां पे जो है साइबेरिया रीजन में, तो वहां पे ये एस्ट्रॉयड आकर टकराया था। लेकिन ये जो वाला जो एस्ट्रॉयड था ये वहीं पे खत्म हो गया। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये इवेंट इसको देखा, ये जो एस्ट्रॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे एकदम से ये दाखिल हुआ, उसके बाद ये वहीं पे जैसे फ्रिक्शन में एंटर हुआ तो ये टूट फूट गया, राइट। तो तभी से ये वाला जो डे है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेसेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को कौन एड्रेस करता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट, जो ज्वाइंट सेशन होता है। अब देखो यहाँ पे जो हम ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 87। 87 क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट विल एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट 2 इंस्टांसेस। 2 केसेस में प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उसको एड्रेस करता है, दोनों हाउसेस को। कब कब? एक तो है जब जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हो गए, उसके बाद जो पहला सेशन होगा उसको एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट। और दूसरा होता है द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। हर साल के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करता है। कौन करता है एड्रेस? प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेशन को। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बात हो रही है ज्वाइंट सेशन की, राइट। एक होती है ज्वाइंट सिटिंग, एक टर्म होती है ज्वाइंट सिटिंग। अब ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है इसको भी कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। लेकिन ये ज्वाइंट सेशन है, राइट। ज्वाइंट सेशन मेंशन है आर्टिकल 87 में, और ज्वाइंट सिटिंग जो होती है ये मेंशन है आर्टिकल 108 के अंदर। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सेशन है। ज्वाइंट सिटिंग और सेशन में कंफ्यूज नहीं होना। ज्वाइंट सिटिंग में होता है कि अगर किसी बिल को लेकर दोनों हाउसेस में डेडलॉक हो चुका है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है ज्वाइंट सेशन की। ज्वाइंट सेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 87 में, राइट। नेक्स्ट है हु लॉन्चेस नेशनल
स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 नेशनल लेवल पे ये है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा कौन है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है ये। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, राइट। इसका एम क्या है? एम है टू अटेन 0 चाइल्ड डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया। अब देखो डायरिया क्या होता है? डायरिया बच्चों में बहुत ही कॉमन बीमारी है और जिसकी वजह से बच्चों की डेथ भी हो जाती है, राइट। तो ये वाला जो कैंपेन शुरू किया गया है ये 2 महीने का कैंपेन होगा, 2 मंथ्स तक चलेगा ये। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो बच्चे हैं उनको 2 ORS के पैकेट दिए जाएंगे और साथ ही साथ जिंक एज ए को पैकेजिंग ऑफ अंडर 5 इयर्स, जो अंडर 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको ये दिए जाएंगे। 2 महीने तक ये कैंपेन चलेगा डायरिया को खत्म करने के लिए, राइट। एम क्या है? टू अटेन 0 चाइल्ड डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया, क्योंकि जो बच्चों में डायरिया होता है उसकी वजह से जो डेथ्स होती है उनको रोकने के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। और ये 2 फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज जो रहेगी वो प्रेपरेटरी फेज होगी, जो कि हो चुकी है, जून में थी। जो फर्स्ट फेज थी प्रेपरेटरी, 14 से लेकर 30 जून तक थी ये प्रेपरेटरी फेज। अब जो सेकंड वाली फेज है वो आज से शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त तक चलेगी, राइट। तो इसी दौरान 2 ORS के पैकेट्स दिए जाएंगे और जिंक दिया जाएगा साथ में उन बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और इसका एक स्लोगन भी है। स्लोगन क्या है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान, राइट। अब देखो जब बच्चों को डायरिया होता है तो डॉक्टर्स यही बोलते हैं ना कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ORS बच्चों को पिलाया जाता है। अब इसमें फोकस एरिया कौन से रहेंगे स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंदर? तो फोकस एरिया है, फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाना है। इंप्रूविंग एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखना है और साफ पानी का एक्सेस देना है। इन्हांसिंग न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको और इन्हांस करना है और ज्यादा बढ़ाना है। और हाइजीन एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, उसको प्रमोट करना है, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? ISO, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन, कहाँ पे हुई है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग? तो ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपा में ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। और ये जो काउंसिल है ISO की जो मीटिंग हुई है इसमें 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इस मीटिंग को अटेंड किया है। और इस मीटिंग का टाइटल क्या था? टाइटल था शुगर एंड बायोफ्यूल्स एमर्जिंग विस्टास, राइट। अब शुगर की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का। किसका? शुगर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब देखो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है शुगर का, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर का? तो टॉप पे आ जाएगा नाम ब्राजील का। सबसे ज्यादा जो शुगर प्रोड्यूस करता है कौन सा कंट्री है? दैट इज ब्राजील। लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन सा कंट्री है शुगर का? इंडिया। नेक्स्ट है हु विंस PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024। PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 ये किसने जीता है? ये जीता है THDC, तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये जीता है PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024। कौन सी कैटेगरी में जीता है? लीडरशिप इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में ये जीता है। और जो THDC है ये एक कैटेगरी 1 की मिनी रत्ना सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। THDC ये कब बनी थी? ये बनी थी 1988 में, ये एस्टैब्लिश करी गई थी और उस टाइम पे ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। 75-25 का रेशो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने के बीच में। और ये जो THDC है, तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कौन सी स्टेट में है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, राइट। नेक्स्ट है केरला असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन टू रीनेम द स्टेट एज। अब केरला बोल रहा है कि हमारी स्टेट का नाम चेंज किया जाए। केरला असेंबली में ये रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुका है
तो आगे पार्लियामेंट का डिसीजन अभी बाकी है। तो केरला क्या बोल रहा है, जो केरला स्टेट है ये बनी थी 1956 में। तो केरला वालों का बोलना है कि 1956 में जब हमारी स्टेट बनी थी तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हुई थी। केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। तो मलयालम में जो केरला का नाम है वो केरला नहीं है। केरला जो वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट का नाम जो है वो इंग्लिश वर्ड ना होकर मलयालम वर्ड होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इनका बोलना है केरला वालों का कि जो केरला का नाम है वो केरलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केरलम होना चाहिए, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट बनी थी। तो हमारी स्टेट का जो नाम है वो मलयालम नाम होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे ये रेजोल्यूशन आया था वहां की स्टेट असेंबली में, जो कि पास भी हो गया। केरला स्टेट बनी थी 1 नवंबर 1956 में। ये लैंग्वेज के बेसिस पे एक अलग स्टेट बनाई गई थी। अब जो केरला स्टेट है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी स्टेट का जो नाम है वो चेंज करके केरलम रखा जाए, और इसके साथ ही 1st and 4th शेड्यूल के अंदर भी हमारी स्टेट का नाम चेंज किया जाए। 1st शेड्यूल में क्या आता है, लिस्ट आ जाती है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, और 4th शेड्यूल में क्या आ जाती है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, लोकसभा राज्यसभा की जो सीट्स होती है। तो वहां पे भी स्टेट का नाम चेंज होना चाहिए। अब कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल जो 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट का हम नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नई स्टेट बना सकते हैं, और पुरानी स्टेट को खत्म करके किसी दूसरी स्टेट में मर्ज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, एक ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल आता है जो कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में ये पास होता है। राइट, सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होता है। दोनों हाउसेस ने अगर पास कर दिया तो लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे और स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा। ये तो स्टोरी थी केरला की। इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट के अब तक नाम चेंज हो चुके हैं तो उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं। मध्य भारत का नाम चेंज करके मध्य प्रदेश रखा गया था 1 नवंबर 1956 के अंदर। मद्रास स्टेट का नाम चेंज करके तमिलनाडु, तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास था, 1969 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, जनवरी 2007 में उत्तरांचल से ये उत्तराखंड बन गया। ओडिशा का नाम पहले ओडिशा था, ये 1 नवंबर 2011 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज द पोटेंशियल टू जनरेट 24% ऑफ नेशंस कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस, कौन सी स्टेट के अंदर पोटेंशियल है कि वो इंडिया का 24% कंप्रेस्ड बायोगैस जनरेट कर सकती है। तो उसी स्टेट में होगा जहां पे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ज्यादा है। तो स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 24% पोटेंशियल है कि वो सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो जनरेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट है, जो कि दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है। तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो 24% कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो जनरेट कर सकता है, क्योंकि वहां पे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, कैटल पॉपुलेशन ज्यादा है। सीबीजी के बेनिफिट्स क्या है, ये वेस्ट मैनेजमेंट को इन्हांस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लोकल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रमोट करेगा, और जो हम ये एक सीएनजी का अल्टरनेटिव भी है। तो सीएनजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे अगर हम सीबीजी लेकर आएंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस लेकर आएंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंस है सीएनजी पे वो कम हो जाएगी। राइट, तो पर्टिकुलरली अगर हम यूपी में भी बात करें तो वेस्टर्न यूपी में ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जैसे कि मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़। तो यहाँ पे जो फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे सीबीजी प्लांट्स भी आने वाले टाइम पे ज्यादा लगाए जा सकते हैं। अगर हम कंप्रेस्ड बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है। इससे अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो सीएनजी से मिलती जुलती है। तो आने वाले टाइम पे हम इसको ऑटोमोटिव फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह का सीएनजी का रिप्लेसमेंट हो सकता है आने वाले टाइम पे। राइट,
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, विच स्टेट यूटी रिसीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें फुल फंक्शनल लिटरेसी जो अचीव कर ली है, पूरी जो यूनियन टेरिटरी है वो लिटरेट है, 100% लिटरेसी, फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये क्या है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके अंडर जिनकी एज 15 प्लस है तो उनको यानी कि उनको क्या लिटरेट बनाया जाएगा, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता और उनकी एज 15 ईयर से ज्यादा है तो उनको बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, जो बेसिक पढ़ने लिखने की स्किल्स है वो उनको दी जाएगी। तो इसी के अंडर कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है, तो स्टेट का नाम है, यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। तो लद्दाख ने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है अंडर उल्लास। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है लद्दाख के, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने ये डिक्लेयर किया है कि जो लद्दाख है उसने अचीव कर ली है फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। 97% से ज्यादा लोग वहां के पढ़े लिखे हैं, जिनको बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स उनके अंदर है, बेसिक जो पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, तो बेसिक स्किल्स वो सीख चुके हैं। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 से लेकर 2027 के बीच में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा धीरे धीरे इंडिया में। तो जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 की, इसका एम क्या है, इसका एम भी तो यही है ना कि वो लोग जो 15 साल से ज्यादा है, राइट, किसी भी बैकग्राउंड से हो, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, उनकी एज 15 ईयर से ज्यादा है, जो अभी तक कभी स्कूल नहीं गए, तो उनको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, राइट, सो दैट कि वो आगे कंट्री की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी जो है चीजें उनको पढ़ाई जाएगी, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स दी जाएगी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, तो ये सब स्किल्स उनको सिखाई जाएगी, जो बेसिक सी स्किल्स होती है जैसे पढ़ना लिखना जो भी हमारे काम आते हैं, तो वो सारी स्किल्स, नंबर्स के बारे में उनको प्रॉपर जो है जानकारी दी जाएगी। तो ये 5 कंपोनेंट्स है जिनके जो चीजें उनको सिखाई जाएगी, किन लोगों को, जो 15 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोग हैं और अभी तक वो कभी स्कूल नहीं गए, राइट। नेक्स्ट है खालूबार वॉर मेमोरियल ओपन्ड बाय इंडियन आर्मी इन विच स्टेट, यूटी। खालूबार वॉर मेमोरियल क्या है, ये खालूबार वॉर मेमोरियल, ये जो कारगिल में शहीद हुए थे उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है, जो हमारे सोल्जर्स उस टाइम पे शहीद हो गए थे, तो यहाँ पे उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। कौन सी स्टेट, यूटी के अंदर है, तो ये बनाया गया है लद्दाख में। कारगिल वॉर को अभी 25 साल होने वाले हैं, तो इसीलिए ये खालूबार वॉर मेमोरियल वहां पे बनाया गया है उन सोल्जर्स की याद में, उनकी ब्रेवरी को याद रखने के लिए। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड मेट्रो इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन विच सिटी इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में अंडरग्राउंड मेट्रो लॉन्च होने जा रही है, तो कहाँ पे, मुंबई के अंदर। कोलकाता में ऑलरेडी अंडरग्राउंड मेट्रो है। फर्स्ट मेट्रो जो थी वो कोलकाता में शुरू हुई थी, और इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड बिजिएस्ट मेट्रो कौन सी है, वो है दिल्ली मेट्रो। अभी जुलाई 2024 में अंडरग्राउंड मेट्रो मुंबई में शुरू होने जा रही है, जो कि 33.5 किलोमीटर लॉन्ग होगी और इसमें 27 स्टेशंस रहेंगे, राइट। नेक्स्ट है अ बुक नेम्ड गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन वॉज अनवील्ड बाय, किसने अनवील करी है ये बुक, गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। तो ये अनवील करी है महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, रमेश बैसली ने, राइट। तो ये वाली जो बुक है इसको कंपाइल किया गया है बाय द मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी। तो ये किसी एक पर्सन की लिखी हुई बुक नहीं है, इसको कंपाइल किया गया है, किसने किया है, मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो इसको अनवील किसने किया था, इसको अनवील किया है महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ने, राइट। नेक्स्ट 1 वीक 1 थीम कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय, 1 वीक 1 थीम कैंपेन लॉन्च किया गया है
तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस की। नेक्स्ट है विच कंट्री सैटेलाइट सक्सेसफुली ब्रिंग्स बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। मून के फार साइड पे रिसेंटली एक सैटेलाइट भेजा था। कौन सी कंट्री ने भेजा था? सैटेलाइट का नाम था चांगे 6 मिशन। चांगे 6 मिशन। चांगे 6 मिशन। चांगे 6 मिशन था ये। कौन सी कंट्री का था? ये था चाइना का, राइट। तो ये जो चांगे 6 मिशन था ये गया था मून के फार साइड पे। तो वहां पे ये कुछ सैंपल्स, रॉक, मिट्टी वगैरह के ये सैंपल्स लेकर वापस आ चुका है। सक्सेसफुली ये वापस अर्थ पे आ चुका है चांगे 6 मिशन, राइट। तो इसके साथ ही चाइना एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है ऑन द फार साइड ऑफ द मून। चांगे 4 मिशन था इससे पहले। चांगे जो 4 मिशन था ये भी गया था फार साइड ऑफ द मून, लेकिन उस टाइम पे वहां पे से कोई वो सैंपल लेकर नहीं आया था, सिर्फ वहां की स्टडी करके आया था। लेकिन जो चांगे 6 मिशन था ये 53 डेज का ये मिशन था और ये फार साइड से वहां पे पत्थर, मिट्टी के जो भी सैंपल्स है वो वहां से लेकर सक्सेसफुली वापस धरती पे आ चुका है, राइट। तो ये साउथ पोल पे गया था, एटिकन बेसिन पे। नेक्स्ट है हु बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल टू विन द सिंगल्स क्राउन इन WTT, वर्ल्ड टेबल टेनिस। वर्ल्ड टेबल टेनिस में सिंगल्स में क्राउन किसने जीता है? तो श्रीजा अकुला ने जीता है। इसके साथ ये पहली इंडियन विमेन बन गई है जिसने सिंगल्स क्राउन जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस में। नेक्स्ट है हु वन बर्लिन ओपन। बर्लिन ओपन किसने जीता है? तो बर्लिन ओपन जीता है जेसिका पेगुला ने। जेसिका पेगुला ने जीता है बर्लिन ओपन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।